नमस्कार साथियों, मैं मनीष वाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए एमसीक्यूज की सीरीज को स्टार्ट। ओके, तो एमसीक्यूज क्या है, बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो एमसीक्यूज आज हम लोग करेंगे वो हिस्ट्री का जो अध्याय 2 है, समाजवाद एवं साम्यवाद, इसके हम लोग करेंगे क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद वाला चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज को। देखिए, बिहार बोर्ड में एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कैसे है वो जानो भाई। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है और उस 80 मार्क्स के पेपर में से 40 मार्क्स का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में आएगा। ओके, तो इसलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, हमारे नंबर ऑफ चांसेस के हमारे ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, पर एमसीक्यू में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आप अधूरे नॉलेज पे एमसीक्यूज नहीं कर सकते, आपको पूरा ज्ञान होना ही होना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज क्यों है? देखिए, पेपर 2 भागों में आता है, एक एमसीक्यू वाला भाग है और एक सब्जेक्टिव वाला भाग है जहां पे लिखना होता है। एमसीक्यू में क्या है कि जब लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 का ए बी सी डी, आप अगर श्योर हो कि डी है तो डी ही करोगे। तो आपको क्या, अगर आपका आंसर सही है, भाई आंसर डी था और डी हो गया, तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे करते करते आप पूरे 40 में से 40 मार्क्स ले सकते हो, 100% पूरे 40 में से 40 मार्क्स ले सकते हो। पर सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में टीचर ऐसा कर जाता है, अरे यार 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, कम लिखा है बच्चे ने, एक काम करता हूं 2 मार्क्स दे देता हूं। बच्चे ने बहुत ज्यादा लिख दिया, इतना तो लिखना नहीं चाहिए था, चलो ठीक है 3 तो नहीं दूंगा, पूरे 2.5 दे दूंगा। तो वहां पे टीचर कमी निकाल सकता है और आप उस कमी को चैलेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है, टीचर बोल देगा मैंने तो इस कारण के कारण गलत करा, कर लो, जाओ क्या करना है, राइटिंग नहीं समझ में आई मुझे इसलिए मैंने काट दिया, मुझे नहीं समझ में आया, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो वहां पर हम लोग ये मानते हैं कि अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो हम 35 भी ले आएंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, 35 भी लिया है तो बढ़िया काम हो जाएगा। और यहां पर क्या है कि अगर हमने सही कर दिया कि भाई आंसर डी था और डी पे मैं टिक करके आया हूं या ओएमआर भर के आई हूं, तो मेरा 100% क्या होगा, वो सही है। टीचर गलत कर ही नहीं सकता उसको। तो यहां पर 40 में से 40 मार्क्स लाने का चांसेस बनते हैं। सब्जेक्टिव का एक फायदा यह भी है, काफी बार अब ऐसा होता है कि हमें कोई आंसर आता नहीं है। जब नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि एक वर्ड जो हमें याद होता है उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कभी कभार सब्जेक्टिव में हम लोग मन से ऐड कर देते हैं। पर एमसीक्यू का नेगेटिव पॉइंट यह है कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आप 100% श्योर होगे कि हाँ भाई इसका आंसर डी है, तभी आप डी कर पाओगे, नहीं तो अगर आपने गलत कर दिया तो आपके नंबर मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो जरूरी है वो जरूरी यह है कि जो आपको चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से डिटेल में, विस्तार में और विस्तृत में आप उसे पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद ये जो आपको पीडीएफ है, इस पीडीएफ को पहले आप लोग सोल्व करिए। ओके, जैसे मैं वीडियो में चलता जाऊं, रोक दो, क्वेश्चन दिख गया, पहले सॉल्व करो और फिर फाइनली में जाके ये देखो कि मेरे कितने आंसर सही हो रहे हैं और कितने आंसर गलत हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ देखने से या करने से कुछ मतलब नहीं, रियलिटी में आप अपने आप को एनालाइज करो कि क्या मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। ओके, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं सभी बच्चों को कि अगर आप लोग एक सटीक और बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, अगर आप हमारी टीम के साथ तैयारी करेंगे, तो 100% मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आपके सोशल में 80 में आराम से 75 प्लस मार्क्स आएंगे आराम से। और यहां तक भी दावा करता हूं कि टोटल जो आपका 100 होगा उसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। पर एक सटीक तैयारी, सटीक रणनीति आपको चाहिए, सटीक स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, जो वक्त वक्त पर, समय समय पर मैं आप लोगों को बताता रहता हूं और बताता रहूंगा। मैं हमारी टीम का साथ आपके साथ उस दिन तक है जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा पेपर, आपके फाइनल एग्जाम्स पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते। और हम लोग एप्लीकेशन पे तो पूरा डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है भैया, एक एक लेक्चर हमारा 45 50 मिनट का है और इस चैप्टर के तो कुछ लेक्चर्स तो 1 घंटे से भी ऊपर गए। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवरव्यू करके छोड़ दिया, बहुत काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए नंबर अच्छे बनने ही चाहिए। डाउट ग्रुप्स अपन लोगों ने आपके अलग बना रखे हैं, बिहार का अलग है, बिहार में बॉयज और गर्ल्स का अलग है। तो फिर तैयारी में कमी कहां रहनी चाहिए, तैयारी में रहनी नहीं चाहिए। ठान लो, दिमाग में ये तय कर दो कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 सोशल साइंस में लाने हैं। मैं हर प्रयास करूंगा, ये रोना धोना छोड़ दो, एग्जाम की बाद में जीते ये आए नहीं थे, चल ये छूट गया वो छूट गया, कुछ नहीं छूटा, तुम्हारी गलतियों के कारण छूट रहा है। गलतियां करना छोड़ दो। ठीक है, आइए जानते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू पूछा गया है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने करा है, रॉबर्ट ओवन ने करा है, सेंट साइमन ने करा है और मार्क्स एवं एंगल्स ने करा है। अब काफी लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि साम्यवादी या समाजवाद की शुरुआत के लिए हम कार्ल मार्क्स को काफी
अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब बहुत से लोग क्या है जल्दबाजी में क्या कर देंगे, अच्छा कार्ल मार्क्स टक 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 सही कर दिए, पर कार्ल मार्क्स नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ओके, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन कैसे समाजवादी है, ये यूटोपियन समाजवादी, ये स्वप्नदर्शी समाजवादी है। सेकंड क्वेश्चन है वॉर एंड पीस किसकी रचना, तो ये जो वॉर एंड पीस है किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है, लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है, दोस्तोयेव्स्की ने लिखी है, या एंगल्स ने लिखी है। तो सही आंसर है लियो टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखी है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ है, जर्मनी में हुआ है, इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में। तो जर्मनी में उनका जन्म हुआ है, कब हुआ है, 5 मई 1818 को उनका जन्म हुआ है। ओके, 5 मई 1818 का जन्म है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत की संसद को क्या कहा जाता है, संसद ही कहते हैं हम तो, और पार्लियामेंट इंग्लिश में, और वहां की संसद को पार्लियामेंट को क्या कहा जाएगा, ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ करी थी। देखिए अब ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि क्यों करी, पहली बात तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि इसलिए करी कि वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आना चाहते हैं। किससे बाहर आना चाहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रथम विश्व युद्ध में बाहर होना चाहते हैं, क्योंकि रूस का काफी नुकसान हो चुका है, सोवियत संघ का काफी नुकसान हो रहा है। वैसे सोवियत संघ अभी तक बना नहीं है, 1922 में बनेगा, तो रूस का काफी नुकसान हो चुका है। तो अब जो रूस है वो किसकी तरफ है, रूस था इधर ब्रिटेन की तरफ, फ्रांस की तरफ, इन साइड है। तो उसने संधि किससे करी होगी, इंग्लैंड से तो करी नहीं होगी, साथ वाले से, फ्रांस से भी नहीं करी होगी। ठीक है, उसने संधि करी है जर्मनी से, जर्मनी के साथ उसने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, देखिए आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या है, जब भी आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो, देखो अब एमसीक्यू पढ़ने का जब आप सोल्व करो एक पूरा तरीका होता है। अब यहां पे उसने पूछा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 3 मई 1819, 5 मई 1818, 5 मई 1820, 5 मई 1821। तो सही आंसर आपको पता है 5 मई 1818। पर अब भी क्या है, मान लीजिए ये वीडियो आधे घंटे का, अब आप ऐसा मत सोच रहे मनीष सर के साथ जल्दी जल्दी आधे घंटे में पूरा कंप्लीट करें, रुको। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, सवाल किस पे पूछा गया, कार्ल मार्क्स। तो यहां पर अब आप कार्ल मार्क्स के आसपास की सारी बातें घुमा दो, उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, ठीक है, उन्होंने कहां कहां शिक्षा प्राप्त करी, किससे शादी करी। ठीक है, तो एक सवाल में कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स पूरा कवर हो जाना चाहिए, मतलब इसके आसपास के जो पॉइंट्स है वो भी हम लोग कवर कर लें। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है, 1991 में, 1985 में, 1964 में और 1952 में। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो 1991 में हुआ है। सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ था, 1922 में हुआ था। ठीक है, और विघटन क्यों हुआ, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध के दौरान ही क्या होते हैं, जो वहां की साम्य दल पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है, उसके महासचिव कौन बनते हैं, गोर्बेचेव। और गोर्बेचेव ये चाहते हैं कि क्या है, बदलाव होना चाहिए, तो इसलिए वो क्या है, सारी साम्यवादी समाजवादी व्यवस्थाओं को ठुकरा देते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ काम करते हैं, साम्यवादी दल को हटा देते हैं, सारी पार्टियों को ऑथोरिटी दे देते हैं, तो वहां से उन परिवर्तन आ जाता है। और फाइनली 25 दिसंबर 1991 को जब गोर्बेचेव अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, उस दिन क्या होगा, 1991 में मान लिया जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है और शीत युद्ध खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहां हुई, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, लंदन में। तो कहां पर हुई है, लंदन में। जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ था, प्रथम इंटरनेशनल थी, उसकी स्थापना लंदन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। देखिए अब सवाल पूछा पहले, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित करा, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने करा। और अब यहां पर पूछ रहा है कि कब प्रकाशित हुआ है, 1830 में हुआ है, 1883 में हुआ है, 1848 में हुआ है, 1857 में हुआ है। 1857 में तो भारत में क्रांति हुई है ठीक है ना, 1857 में तो क्या हुई है, भारत में क्रांति हुई है। वो जैसे नहीं बोलते थे भाई क्या चल रहा है, बोले फोक चल रहा है। तो अब आपसे भी कभी कोई कुछ पूछ लेना, बोले क्या चल रहा है, बोले टॉप करने की तैयारी चल रही है, तो आपकी तैयारी टॉप बनने की चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई पूछा 1857 में क्या हुआ, बोले 1857 तो क्रांति हुई। तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, 1848 में। क्वेश्चन नंबर 10, लाल सेना का गठन किसने किया था। अब लाल सेना किसने बनाई थी, कार्ल मार्क्स ने बनाई है, स्टालिन ने बनाई है, ट्रोट्स्की ने बनाई है, केरेंस्की ने बनाई है। तो सही आंसर क्या है, ट्रोट्स्की ने बनाई है। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स तो कौन है, कार्ल मार्क्स तो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा रखी है। स्टालिन कौन है, स्टालिन वो व्यक्ति है जो कि लेनिन के मरने के बाद सोवियत संघ को संभालेगा, मतलब 1924 से लेकर के 1953 तक का जो दौर रहता है वो स्टालिन का समय रहता है।
केरेंस्की कौन है? केरेंस्की लेनिन के आने से पहले वो व्यक्ति है जो कि सरकार का प्रधानमंत्री बनता है, परंतु लेनिन जब बोल्शेविक क्रांति करते हैं 1917 के अक्टूबर नवंबर में, तब केरेंस्की वहां से भाग जाता है। ठीक है, और ट्रोट्स्की कौन है? अब ट्रोट्स्की कौन है ये अब आप बताइएगा मुझे। ठीक है, रास्पुतिन कौन था? रास्पुतिन समाज सुधारक था? नहीं। भ्रष्ट पादरी था, दार्शनिक था या वैज्ञानिक था? तो देखो समाज सुधारक तो था नहीं, जैसा उसने काम करा ठीक है, राजा के पीछे जाके उसके वाइफ के साथ अफेयर होकर के उन्होंने मतलब षड्यंत्र रच दिया गजवाला, तो ये एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार करी थी? तो अप्रैल थीसिस किसने दी थी? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने या मार्क्स ने? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने दी थी। ठीक है, क्योंकि जब राजा का समय चल रहा था और लेनिन विरोध कर रहा था, तो लेनिन को क्या कर दिया गया था? रूस से निर्वासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो लेनिन फिर बाद में जब रूस को राजा को हटा दिया जाता है, फरवरी मार्च की क्रांति 1917 से हटा दिया जाता है, तो फिर लेनिन वापस आ जाता है और लेनिन अप्रैल में आता है, और अप्रैल में आता है तो वो जो विचार लेकर के आता है उन थीसिस को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉलस्टॉय, प्लेखानोव और स्टालिन। देखो पहला समाजवादी पूछ रहा है, तो ये लेनिन से सबसे पहले जो समाजवादी था वो था प्लेखानोव। प्लेखानोव सबसे पहला समाजवादी था। काफी लोगों को क्या है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे चैप्टर का, ठीक है, कहीं से पढ़ लेंगे, आधे घंटे का चैप्टर पढ़ लिया, कहीं से 45 मिनट का चैप्टर पढ़ लिया, तो बस उतनी नॉलेज फिर उनको मिलती है। तो फिर क्या होता है, वो सीधा लेनिन को टिक करके आ जाते हैं कि हाँ हाँ भैया लेनिन ही होगा, क्योंकि रूस में तो मैंने लेनिन के बारे में ही पढ़ा था और तो कोई के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो क्या होता है, इसीलिए जरूरी है कि आप बिल्कुल गहराइयों में जाकर के पढ़ें। यहां पर मैंने क्या कहा कि एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आपको एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो, और एक एक बात बिल्कुल क्लियर होने के लिए क्या जरूरत होती है कि हम लोग डिटेल में पढ़ें। और जैसा कि अपन लोग एप्लीकेशन पे डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को, एक एक बातों को हम समझते चल रहे हैं, चाहे लेक्चर 7 बने, चाहे 8 बने, चाहे 40 मिनट का बने, चाहे 1 घंटे का बने, पर एक एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पता चल गया प्लेखानोव। क्वेश्चन नंबर 14, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1961, 1917, 1883 या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा 1883। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिटन की स्थापना कहां हुई? तो कॉमिटन की जो स्थापना हुई वो कहां पर हुई? मॉस्को। ठीक है, क्योंकि अब 1919 के हम उस दौर में आ चुके हैं जब क्या है, जो पूर्ण रूप से समाजवादी और साम्यवादी है, कौन बन चुका है? रूस बन चुका है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष जो है भाई, वर्ग कौन से? जो अमीर और गरीब का वर्ग है, अमीर और गरीब का जो वर्ग है, ठीक है। और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो जो पूंजीपति वर्ग है वो और श्रमिक वर्ग है वो, तो इन जो वर्गों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके सिद्धांत की व्याख्या किसने करी थी? फ्रेडरिक एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने, कार्ल मार्क्स ने, इनमें से कोई नहीं? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात करी है, और ये आप रॉबर्ट ओवेन इनको देखेंगे तो इन्होंने बात करी है वर्ग समन्वय की। किसकी बात करी है? वर्ग समन्वय, मतलब वर्गों में क्या बना रहे, तालमेल बना रहना चाहिए। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लेकर के आया था रूस में? कार्ल मार्क्स, स्टालिन या लेनिन? तो कौन लेकर आया था? लेनिन। सही आंसर होगा लेनिन। और कब लेकर के आया था? 1921 में लेकर के आया था। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, अब किन किन देशों के बीच में? रूस और इटली, गलत बात। रूस और फ्रांस, बिल्कुल गलत बात। रूस और इंग्लैंड, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, सही आंसर क्या है? रूस और जर्मनी के बीच में हुई। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो अब जार किसको कहा गया है? यहाँ पे राजा को, राजा को क्या कहा गया है? जार कहा गया। और 1917 की जब रूसी क्रांति हुई थी तो वहां का राजा कौन था? पीटर था, अलेक्जेंडर प्रथम था, निकोलस प्रथम था या निकोलस द्वितीय था? तो सही आंसर है जार निकोलस द्वितीय, निकोलस सेकंड था। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? फूरिये, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और सेंट साइमन। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो फ्रांसीसी समाजवाद है, फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन है, क्योंकि सेंट साइमन से शुरुआत होती है। और ये जो रॉबर्ट ओवन है इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड के ही। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी? 1861 में, 62 में, 60 में या 64 में? तो देखिए 1861 में हुई थी, और जो अलेक्जेंडर सेकंड थे उनके द्वारा करी गई थी, पर इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ता। ठीक है, अलेक्जेंडर सेकंड के द्वारा करी गई। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस? तो ऑफकोर्स सी बात है सोवियत संघ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, और
1 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब से है? 1890 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ था इस घटना में वो आप सबको पता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या सेकंड इंटरनेशनल कब बना? 1848, 1890, 1889 और 1830। देखिए अगर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की पूछ रहा हो तो वो 1864 होगा, और सेकंड की अगर वो पूछता तो 1889 होगा। और ये क्यों बनाया गया था? कार्ल मार्क्स के विचारों को फैलाने के लिए। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए अब 1917 में 2 क्रांतियां हुई है, एक क्रांति राजा को हटाने के लिए और एक क्रांति अक्टूबर नवंबर में, जिसे मेजरली क्या कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। यह पूछा कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने किया है, लेनिन ने किया है, ट्रोट्स्की ने किया है, ख्रुश्चेव ने किया है? तो सही आंसर है लेनिन, ठीक है। लेनिन के बाद स्टालिन आएगा और स्टालिन के बाद वहां का जो नेता बनेगा वो ख्रुश्चेव बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुई थी? अभी मैंने आपको बताया 1870 में, 1864 में, 1871 में, 1890 में। तो सही आंसर होगा 1864 में। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स, टोल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स, एंगल्स और टोल्स्टॉय, लेनिन और स्टालिन। देखिए मेजरली जो दास कैपिटल है वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, पर यहाँ पे ऑप्शन में कार्ल मार्क्स और एंगल्स है तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स आपको रखना है। और दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? समाजवादी साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंस समाजवाद साम्यवाद को उस समय मिल चुका था जब कार्ल मार्क्स का दौर चल रहा था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? अब देखिए समाजवादियों को 2 भागों में बांटा गया था, एक यूटोपियन समाजवादी और एक वैज्ञानिक समाजवादी। वैज्ञानिक समाजवादी कौन है? जो कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के बाद के जो समाजवाद की बात करते हैं वो लोग वैज्ञानिक समाजवादी हैं, और जो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी है उनको यूटोपियन समाजवादी कहा गया है, कल्पनादर्श या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है। तो इनमें कौन नहीं था? लुई ब्लांक था, बिल्कुल सही बात है। सेंट साइमन भी था, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट ओवन भी था, सही बात है। कार्ल मार्क्स ही क्या था? यूटोपियन नहीं था, वो वैज्ञानिक समाजवादी था। तो सही आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 29, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? कौन स्वप्नदर्शी समाज एक बनाना चाहता था? ओवन, मार्क्स, एंजल्स या लेनिन? तो रॉबर्ट ओवन एक स्वप्नदर्शी समाज बनाना चाहता था। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? देखिए आ गया ना वापस क्वेश्चन आगे से। अप्रैल थीसिस को, सोशल कंट्रैक्ट को, दास कैपिटल को या कम्युनिस्टों ने जो मैनिफेस्टो को? तो किसको कहा गया है? दास कैपिटल को क्या कहा गया है? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए हैं? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने और कार्ल मार्क्स ने। तो जब लेनिन अप्रैल में वापस आ जाते हैं और अप्रैल जो थीसिस है उस थीसिस में यही कहा गया था भूमि और शांति और रोटी, ये 3 नारे जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? लेनिन ने ही दिए हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जार का अर्थ क्या है? वहां पे राजा, ठीक है। और राजा को हम लोग क्या कहते हैं? सम्राट भी कहते हैं। तो रूस का जो सम्राट था उस सम्राट के लिए क्या है? जार शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त करी थी? ठीक है, अभी पहले एक क्वेश्चन आया था कि रूस में कृषि दासता कब खत्म हुई थी, तो मैंने बोला था 1861, और उसके साथ आपको बताया था किसने करी थी? जार निकोलस वन ने करी, जार निकोलस सेकंड ने करी, या जार अलेक्जेंडर प्रथम ने करी, या जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने करी? तो किसने करी? द्वितीय ने करी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा कब की थी? 1921 में, 1922, 1923, 1924? तो सही आंसर है 1921, ठीक है। अब 1922 में क्या हुआ? सोवियत संघ का गठन हुआ, ओके। और 1924 में क्या हुआ? 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन भैया भगवान को प्यारे हो जाते हैं। चेका क्या था? क्वेश्चन नंबर 35 है, चेका क्या था? सेना की टुकड़ी थी, पुलिस दस्ता था, पादरी वर्ग था या श्रमिक वर्ग था? तो ये एक बिल्कुल गुप्त पुलिस थी, इसलिए पुलिस दस्ता है। लेनिन की मृत्यु कब होती है? तो लेनिन 21 में, 22 में, 23 में, 24 में? तो सही आंसर है 1924 में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपाद किसने किया है? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लांक? तो वैज्ञानिक समाजवाद की शुरुआत तो अभी मैंने बताया है किससे हुई? कार्ल मार्क्स से। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवन को या लुई ब्लांक को? तो मैंने आपको रॉबर्ट ओवन, जब सेंट साइमन की बात करी थी तब रॉबर्ट ओवन की भी बताया था कि वो इंग्लैंड की बात करते हैं, ओके। तो समाजवाद एवं साम्यवाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनते हैं वो ये थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, ओके। और ये है भैया लर्न एंड शेयर का एप्लीकेशन। तो आप सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, जिसपे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाए, और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस पे एक बिल्कुल ही सहयोग
मात्र आपको फीस जमा करानी है और उस पर आपको एक कोर्स मिल सकता है। बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कोर्स चल रहा है सामाजिक विज्ञान का। और बिहार बोर्ड की जो बुक्स है ना वो दूसरे स्टेट की बुक्स की तुलना में अलग है, तो इसलिए बिहार बोर्ड की जो क्लासेस हैं वो सोशल की बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। क्लासेस रेगुलर हो रही है, 7 डेज क्लासेस चल रही है, रेगुलर क्लासेस हो रही है। इसके अलावा जो डाउट ग्रुप है, बिहार बोर्ड के बच्चों का सोशल का अलग से डाउट ग्रुप बनाया गया है, जिससे कि उन पे ज्यादा फोकस किया जा सके, ज्यादा उन पे ध्यान दिया जा सके, क्योंकि नहीं तो सभी बच्चों के बीच में उनके क्वेश्चंस कभी कभार गुम हो जाते हैं। तो डाउट ग्रुप बनाया गया है। ये डाउट ग्रुप भी जो बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है, इसमें बॉयज अलग हैं और गर्ल्स अलग हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, स्पेशल नंबर प्रोवाइड करा जाएगा जब आप कोर्स परचेज कर लेते हैं, जिससे कि अगर इन केस आपको टीचर से कभी बात करनी हो, आप कभी डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन है जो जल्दी अर्जेंट में पूछना, आपको टीचर से बात करनी हो, तो स्पेशल नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और अब भी एक बार आप कोर्स के लिए बात करने के लिए आप इस नंबर पे और इस नंबर पे कॉल करके बात करिए, और फिर जैसे ही आप कोर्स के लिए सहयोग राशि दे देते हैं तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। आपको इसके अलावा बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो सुविधाएं आप लोगों को यूट्यूब पर या बाकी अदर सोर्सेज पे नहीं मिलती, जो कि एप्लीकेशन में मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये वाला जो पीडीएफ है, ये वाला पीडीएफ ही कहां चला जाएगा, एप्लीकेशन पे चला जाएगा। तो अब बच्चा चाहे तो डायरेक्ट इस पीडीएफ को खोल करके भी अपना क्या है सॉल्यूशन कर सकता है। ये पीडीएफ जो इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है पहले, वो भी कहां जाएगा, एप्लीकेशन पे जाएगा। तो एप्लीकेशन पे काफी सुविधा है, और बिल्कुल मतलब आप कि पूरे साल की इतनी सी फीस सोशल साइंस की, पूरे 10th क्लास के कोर्स की ली जा रही है, जो कि आप एक महीने में खाने पीने में खर्चा कर देते हैं या एक महीने में कहीं आने जाने में खर्चा कर देते हैं। अगर आपको सामाजिक में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, अगर आपको ये विश्वास है कि भाई आप मेहनत कर लेंगे और मेहनत करके आप 100/100 ला सकते हैं, तो आप जुड़िए लर्न एंड शेयर की टीम के साथ और आनंद लीजिए इन सुविधाओं का, और इन सुविधाओं का आनंद लेते हुए अपना भविष्य जो है वो सुनहरा भविष्य बनाइए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और एक बार अगर आपके मन में है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाए, और जिस प्रकार से पिछले साल निखिल सर और राहुल सर ने स्टूडेंटों से बात करी थी, ठीक है, उनसे उनके टॉपर्स के वीडियोस हमने यूट्यूब पर डाले थे, सभी बच्चों ने देखे, उनसे सभी बच्चे मोटिवेट हुए, सबने कमेंट करा और कांग्रेचुलेशन भैया, कांग्रेचुलेशन दीदी। तो नेक्स्ट सेशन में अगर आपको भी कोई ऐसा कहना चाहता है, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे भी कोई ऐसा बोले, तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।